प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के हमारी विरासत कक्षा 7 के पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान को लेकर हाजिर हूँ। दिल्ली के सुल्तान अध्याय 3। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने हुकूमत की है। उत्तर में दिल्ली के शासक और दक्षिण में दूसरे शासकों ने हुकूमत की है, शासन की है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। भारत एक विशाल देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। उत्तरी क्षेत्र में स्थित दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। आज यह नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तोमरों और चौहानों के शासनकाल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। लगभग 800 साल से पहले तुर्क शासकों ने दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित की है। इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर था। इन सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगर बसाए। इसमें दिल्ली कुहना, सीरी और जहांपना नगर प्रमुख थे। उपर्युक्त सूची में आपने देखा कि इन राजवंशों के विभिन्न शासकों ने अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली पर कई शताब्दी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए अनेक स्रोत हैं, जिसमें ऐतिहासिक साहित्य, अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण, कला स्थापित आदि प्रमुख हैं। आइए हम सल्तनतकालीन राजवंशों की चर्चा व विस्तार से करें। बच्चों, आगे चलने से पहले इस मानचित्र को हम लोग देखते हैं। 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर, ऊपर है फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, है ना, यमुना नदी, पुराना मार्ग, हौस खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली कुहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद और कुतुब मीनार, हौज सुल्तान। ये सब दिल्ली के अहाते में पड़ते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन राजवंशों ने दिल्ली पर हुकूमत की। पहला है ममलूक वंश। ममलूक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। इस वंश के 11 शासकों में 3 ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। गजनी और हेरात के मध्य स्थित गोर के शासक शहाबुद्दीन उर्फ मोइजुद्दीन गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। तराइन के पहले युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद अगले वर्ष उसने तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु
के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का शासन की बागडोर संभाली। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसे भारत में ममलूक या दास वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐबक के समय राजधानी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान थी। उसने दिल्ली और अजमेर में मस्जिदों का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ कराया। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के आरंभ इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो इल्तुतमिश है। सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता है। इसने इफ्तादारी व्यवस्था चलाई। इफ्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। 1221 ईस्वी में इसी के काल में चंगेज खान भारत की सीमा तक आया। सर्वप्रथम युद्ध अरबी के सोने का सिक्का इसी ने चलाया। वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। अब हम लोग इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों को इस मानचित्र में देखते हैं। तो यहाँ राजकोट, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, तबरहिंद, कुहराम, सरस्वती, सुनाम, बारवाला, हांसी, दिल्ली, बारन, बदायूं, कोल, मंदोर, कासली, सांभा, मानक, अजमेर, देवल, अवध, बनारस, लखनौती, ग्वालियर, रणथंभौर आदि हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ ही समय बाद जन विरोध के कारण रजिया को गद्दी पर बैठने का अवसर मिल गया। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका थी। रजिया का 4 वर्ष का अल्प शासनकाल होने पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले कबा, कुर्ता और कुलाह, एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया। रजिया सुल्तान योग्य होते हुए भी सत्ता पर क्यों नहीं टिक सकी? सामंतों का वर्ग पुरुष प्रधान समाज में एक महिला की सत्ता के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर उलेमा के मतानुसार इस्लाम में महिला को सुल्तान का पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा को ही रजिया की असफलता का कारण मानते हैं। कई इतिहासकारों ने रजिया की प्रशंसा की है। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभ चिंतक, प्रजा पालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थीं। उसमें बादशाहत के सभी गुण विद्यमान थे। के ए निजामी ने लिखा है,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने एवं अपने विरोधियों के दमन के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसने चालीसा दल का दमन किया। वह निरंकुश राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि होता है। उसने ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया। उसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का अर्थ होता है लेटकर नमस्कार करना। अब पैबोस का अर्थ होता है पाँव का चुम्बन लेना।